स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज आज है 14 सितंबर और आज हम करेंगे द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस। आज दो इश्यूज़ हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। वो पहला है पेटेंट इकोसिस्टम को लेके और दूसरा है आपका इंडियाज़ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के इर्द गिर्द घूम रहा है वो टॉपिक। तो पहला जो है आपका पेटेंट इकोसिस्टम का है। आइए शुरू करते हैं इसको। देखिए इस पूरे उसकी जो इशू है उसकी मैं थोड़ी सी ब्रीफ कर दूं आपको कि इसमें ऑथर जो है बता रहा है कि कैसे कैसे जो है आपका डेटा इंप्रूव हुआ है हमारा पेटेंट इकोसिस्टम को लेके, हमने कैसे इम्प्रूवमेंट्स की हैं पिछले कुछ सालों इसमें, कैसे जो है हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ी है और उसके बाद जो है इंडस्ट्री और अकेडमिया के बीच में एक बहुत बेहतरीन कोलैबोरेशन हुआ है जिसकी वजह से हमने पेटेंट इकोसिस्टम के अंदर जो है काफ़ी इंप्रूवमेंट किया और हमारे नंबर ऑफ़ पेटेंट फाइलिंग एप्लीकेशंस और जो पेंडिंग थे आपकी पेटेंट्स वो सब इम्प्रूव हुई हैं। बहुत ही ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ उसके अंदर देखने को मिला है। देखिए ये जो पर्टिकुलर जो इशू है जो ऑथर ने लिखा है इसमें सिर्फ आपका जो है उन्होंने कुछ चीज़ों को लेके डेटा वगैरह दिया है, कुछ बताया है कि अभी चल क्या रहा है, लेकिन जो इसका असली बैकग्राउंड है जो जो कि मेन है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपकी जो है कमांड बने पेटेंट इकोसिस्टम के ऊपर, वो मैं इस पूरा का पूरा टॉपिक को डिस्कस करने के बाद बताऊंगा कि वो बेसिकली है क्या। तो अभी जो है ऑथर कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो नंबर ऑफ़ पेटेंट्स हैं जो फाइल होते हैं इंडिया के अंदर उसकी जो नंबर्स हैं वो डबल हो गए हैं लास्ट डिकेड में, लास्ट 10 साल में जो है वो डबल हो गए हैं। और उसमें खुशी की बात यह है कि पेटेंट एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की आई है जो इंडियन रेसिडेंट्स हैं, ना कि फॉरेन एप्लीकेंट्स हैं। क्योंकि पहले जो है बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं, बहुत सारे टाइम तक ऐसा रहा था कि फ़ॉरेन जो लोग हैं, फॉरेनर्स जो हैं, उनकी आपकी पेटेंट एप्लीकेशन ज़्यादा आती थी, इंडियन रेसिडेंट्स की कम आती थी। तो ये एक अच्छा इम्प्रूवमेंट है, दिखा रहा है कि हम इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन हो रहा है हमारे देश में। इसके अलावा आगे चल के जो है ऑथर कहता है कि पहले जो है बहुत डिले होता था पेटेंट एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग में, तो ये डिले टाइम को भी जो है कम कर दिया गया है। इसके अलावा जो डेटा के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि 48% इंक्रीज़ हुआ है 2010 से लेकर 2020 तक पेटेंट फाइलिंग इंडिया के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है अकॉर्डिंग टू इंडिया। इसके अलावा हमने जो है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी भी 2016 में आपका इंट्रोड्यूस की थी, जिसका मेन फोकस था कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि कैसे जो है पेटेंट एप्लीकेशंस को इम्प्रूव किया जाए। हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है आपका एक अलग इकोसिस्टम बन रहा है जहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, ताकि जो है आपका जो लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो आएँ और उनको जो है इंसेंटिवाइज़ किया जाए। इसके अलावा जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के अंदर, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करती हैं, उनके पेटेंट एप्लीकेशन में बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली है। इनफैक्ट 2 गुना बढ़ोतरी हुई है 2015 से 2019 के बीच में, और ये शेयर जो है धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। इसके अलावा एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है जो पेटेंट्स को लेके ही काम करता है, बताता है कि किसका पेटेंट अच्छा है, कितना कितना उसकी रैंकिंग है। तो उस रैंकिंग में भी जो है इंडिया का स्कोर इम्प्रूव हुआ है और इंडिया ने अच्छा किया है, बेहतरीन किया है पुराने कुछ सालों के मुकाबले। इसके अलावा जो है एक ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी 2018 है, वो कहता है कि इंडस्ट्री और अकेडमिक्स के बीच में बहुत अच्छा कोलैबोरेशन बन रहा है आपका पेटेंटिंग सिस्टम को लेके। लेकिन जो इशू है वो ये है कि अभी जो हमारे लोग हैं वो पेटेंटिंग जो है सिर्फ लिमिटेड लेवल पे करते हैं और उस लेवल पे करते हैं कि जहाँ पे वो कमर्शियली अप्लाइड ना हो सके। मतलब वो ऐसे प्रोडक्ट की जो है क्रिएशन कर रहे हैं जिसको मार्केट में उतार के जो है रेवेन्यू नहीं कमाया जा सकता, कमर्शियल एप्लीकेशन नहीं की जा सकती। तो उसके ऊपर कुछ काम करने के लिए ज़रूर बोला है। तो ओवरऑल ये जो है पूरा का पूरा जो एडिटोरियल था ये सिर्फ डेटा और ये सब था, लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है इसका, थोड़ी सी बैकग्राउंड देता हूँ तो आपको भी थोड़ी सी नॉलेज इन्हांसमेंट होगी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो रहेगा जो अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, रादर की ये पर्टिकुलर जिसमें आपको एक समरी मिली है कि क्या है पूरा अभी के अभी पेटेंट सिस्टम का जो चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जब से 1991 के हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं जिसे लाइबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी बोला जाता है, उसके बाद जो है एक नया टर्म जो है ईजाद हो गया था और उसी वक्त जो है उसे इंटेलेक्चुअल कैपिटल बोलने लगे थे। अब इंटेलेक्चुअल कैपिटल है क्या, आपने देखिए नाम से सुनिए कि इंटेलेक्चुअल मतलब जो बुद्धिजीवी है और कैपिटल मतलब जो है संपत्ति, तो उसी को जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं।
कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कि किसी भी आदमी के दिमाग से जो है क्रिएट की गई कोई ऐसी इनोवेशन जो उसने क्रिएट की हो, कोई एसेट ऐसी जो क्रिएट की हो उसने, और उस क्रिएशन को जो है कमर्शियल एप्लीकेशन जो है कमर्शियल लेवल पे उसे यूज़ किया जा सके, तो उसी को जो है बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कोई भी इनोवेशन हो सकती है, जैसे आपका कोई म्यूज़िक, या फिर आपका कोई सिंबल, कोई डिज़ाइन आपने बनाया है, या कोई वैसी इन्वेंशन की है। तो इस तरह की बहुत सारी, बहुत वाइड वैरायटी है इसकी, जिसमें कि क्लासिफिकेशन हो सकती है। तो इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। और अब आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसके कुछ राइट्स हैं जो आपको अवेलेबल होंगे, उसको अवेलेबल होंगे जो उसका क्रिएटर है। तो उन्हीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके जो है ये पूरी कहानी है। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं, जैसे पेटेंटिंग है, कॉपीराइट है, इसके अलावा जोग्राफिकल इंडिकेशन है, डिज़ाइन है, और भी बहुत कुछ है। तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, यहाँ पे सिर्फ मैं पेटेंट क्या होता है वही आपको बताऊँगा। तो पेटेंट मतलब क्या है कि कोई भी आदमी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल कोई इन्वेंशन करता है किसी भी प्रोडक्ट की या प्रोसेस की, ठीक है, जिसको कमर्शियल एप्लीकेशन पे इस्तेमाल किया जा सके कमर्शियल लेवल पे, उसी को ही आपका पेटेंटिंग कहते हैं। एग्जांपल से समझेंगे, जैसे सपोज कीजिए रैनबैक्सी एक कंपनी है। अब रैनबैक्सी कंपनी ने जो है एक दवाई बनाई है कोविड को ठीक करने की। तो कोविड को ठीक करने की अगर वो दवाई बनाई है उन्होंने, और उसको कमर्शियल लेवल पे वो बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने पेटेंटिंग लेंगे इंडिया में आके। और इंडिया में जो है इंडिया की गवर्नमेंट या इंडिया की जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिनको आपका बताया गया है कि वो डील करती हैं इसमें, वो आपको पेटेंटिंग राइट्स देंगी। अब ये जो पेटेंटिंग राइट्स होते हैं ये सिर्फ 20 ईयर्स तक ही वैलिड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि 20 ईयर्स तक वैलिड है, वो समझिए कि जैसे रैनबैक्सी ने कोई दवाई बनाई है जिसकी पेटेंटिंग उन्हें मिली है, वो पेटेंटिंग सिर्फ उन्हें 20 साल तक के लिए ही मिली है। मतलब जब उनके 20 साल ख़त्म हो जाएंगे तो कोई भी कंपनी मार्केट में जाएगी, उनकी उस दवाई को उठाएगी, रिसर्च करेगी, देखेगी कि क्या साल्ट है, क्या क्या उसके अंदर मिला हुआ है, और उसकी हूबहू जो है कॉपी बना देगी, और हूबहू कॉपी बना के उसका अपना नाम देके जो है वो मार्केट में बेच सकती है। तो ये है आपका पेटेंटिंग, जो कि 20 साल तक ही चलता है, 20 साल से ज़्यादा नहीं चलता, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैंने ये भी बता दिया कि इसके अलावा और जो चीज़ें क्या होती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, कॉपीराइट्स हैं, डिज़ाइन है, जोग्राफिकल इंडिकेशन है, वो थोड़ा आप याद रखिए इन केस कि कोई आपसे पूछ लेता है तो। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया में? क्योंकि देखिए इस तरह की जो क्रिएशन कहीं भी हो रही हैं तो वो ये दिखा रही है कि भाई पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंट्री के लोग जो हैं वो इनोवेशन में इंटरेस्टेड हैं, मतलब वो इनोवेटर्स हैं। अगर वो इनोवेटर हैं तो वो एक्सेलेंस क्रिएट करेंगे कंट्री के अंदर। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपका कंट्रीब्यूशन तो रहेगा ही अगर इनोवेशन ज़्यादा रहेगी तो। दूसरा, एक नॉलेज इकोनॉमी, ये दिखाती है कि जो आपकी पर्टिकुलर इकोनॉमी है वो नॉलेज इकोनॉमी है, वो नई नई क्रिएशन कर रही है, वहाँ आपका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है, और अगर इस तरह से आपका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा, जिससे कि नई हाइट्स नए आवाम तक पहुँचेंगे, और इसमें बेटर कंट्रीब्यूशन होगा आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, वेल्थ क्रिएशन में, और दूसरी फील्ड्स में। और अगर कोई कंट्री के अंदर जो है इनोवेशन हो रही है, पेटेंटिंग बढ़ रही है, तो इसका मतलब वो कंट्री इनकरेज कर रही है इन्वेस्टमेंट रिसर्च में और डेवलपमेंट में। इससे जो है आपका जो भी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप देखिए अगर जैसे हम लोग आज बहुत पिछड़ रहे हैं एग्रीकल्चर में, वाटर मैनेजमेंट में, फूड प्रोसेसिंग में, इन सब जगहों में अगर हम बेटर इन्वेस्टमेंट करें रिसर्च में, तो हम लोग जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ के। तो इसी में रिसर्च या डेवलपमेंट में जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। अब इस IPR रिजीम में प्रॉब्लम क्या है पूरी की पूरी? इसमें दो बड़ी जटिल प्रॉब्लम्स हैं जिनको डिस्कशन करना इम्पॉर्टेंट है, और बार बार जो है जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो इन्हीं इश्यूज़ को रेज़ करती हैं। देखिए इसमें जो है दो प्रोविजंस हैं। जो पूरा का पूरा पेटेंटिंग एक्ट है ये 1970 इंडियन पेटेंट एक्ट से गवर्न किया जाता है। अब इसके अंदर दो चीज़ डाली हुई हैं। एक है इसके अंदर सेक्शन 3D, 3D मतलब सेक्शन 3 ब्रैकेट में छोटा सा डी। ये सेक्शन 3D क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी इंडिविजुअल है, कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आता है जो ऑलरेडी उसने बना रखा था, लेकिन उसके अंदर कुछ उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किए हैं उसने, तो उस प्रोडक्ट को पेटेंटिंग नहीं दी जाएगी। एग्जाम्पल से समझिए कि रैनबैक्सी के पास पहले से एक दवाई है जिसका नाम है कोविशील्ड। वो कोविशील्ड का पहले से उसको पेटेंट मिला हुआ है। इसके बाद रैनबैक्सी दूसरी दवाई बना के लाता है और उसका नाम है कोवैक्सीन, और वो इंडिया में आके बोलता है कि मुझे जो है इसकी भी पेटेंटिंग दे दो क्योंकि ये भी मेरी बनाई हुई दवाई है
और इससे भी कोविड वाले पेशेंट ठीक होते हैं। तो वो लोग चेक करेंगे कि भाई ये तो वही दवाई है, सेम सेम टू सेम, इसमें तो कुछ अलग है नहीं। अगर इसमें कुछ अलग होता तो हम पेटेंटिंग देते। अब दोनों का दोनों जो है फीचर सेम है, कोई एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट नहीं है, तो इसको पेटेंटिंग नहीं देंगे। तो इसमें सेक्शन 3D लग जाता है, जिसकी वजह से पेटेंटिंग जो है नहीं हो पाती है। हाँ, अगर वो कोवैक्सीन वाली दवाई जो उसने बनाई है, वो अगर ये बोल के पेटेंटिंग कराना चाहे कि भाई इसमें जो है इसको लगाने से जो पेशेंट है वो 1 घंटे के अंदर ठीक हो जाएगा। पुरानी वाली दवाई कोविशील्ड लगाने से 10 दिन के अंदर ठीक होता था, लेकिन कोवैक्सीन लगाने से जो है आपका 1 घंटे के अंदर ठीक हो जाएगा, तो उसकी पेटेंटिंग के लिए जो है एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो इसका एक रियल जो एग्जांपल है जो इंडिया में हुआ था, एक नोवार्टिस कंपनी है, यूनियन ऑफ इंडिया और नोवार्टिस का केस है, जिसमें क्या था, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवार्टिस ने आपका पेटेंट फाइल किया ये बोल के कि हमारे पास एक कैंसर ड्रग है जिसका नाम है ग्लीवैक। उन्होंने पेटेंटिंग फाइल कर दी। पेटेंटिंग फाइल होने के बाद वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने आपका डिसीजन दिया कि ये जो आपकी ड्रग है ग्लीवैक, जिसे आप कैंसर से का इलाज के लिए बता रहे हैं, ये तो सेम वही ड्रग है जिसका नाम मैटिनाइब मैसिलेट था, और इस ड्रग में और उस ड्रग में कोई फ़र्क ही नहीं है, इनकी एफिशिएंसी में भी कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी में भी फ़र्क नहीं है और सिमिलर नेचर ऑफ वो है, सिर्फ आपने नाम बदल दिया है ड्रग का, तो हम इसके बेसिस पे आपको पेटेंटिंग नहीं दे सकते। तो ये है सेक्शन 3D। ठीक है। दूसरा है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग का मतलब क्या है कि सपोज़ कीजिए कोई भी दवाई जो रैनबैक्सी ने बना रखी है, अगर सरकार को ऐसा लगता है कि वो पर्टिकुलर दवाई अभी कोई देश में महामारी फैल रही है, उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट ने बावजूद इसके कि उस पर्टिकुलर कंपनी को पेटेंटिंग दे रखी है, उसके बावजूद वो सारी कंपनीज़ को बोल देगी कि आप जो है मार्केट में जाइए, उस दवाई को उठाइए और वहाँ से रिसर्च करके उसकी कॉपी बनाना शुरू कर दीजिए। इसको बोलते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग। लेकिन ये क्लॉज जो है केवल इमरजेंसी सिचुएशंस में ही लागू हो सकता है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के अंदर बहुत फियर है कि अगर जो है इस तरह का कोई भी प्रोविज़न है तो वो जो मिसयूज़ हो सकता है, और हमारे प्रोडक्ट्स को जो है इस तरह से हमारे इतनी रिसर्च और इन्वेस्टमेंट करके जो प्रोडक्ट बनाया वो फ्री में ही जो है दूसरी कंट्रीज़ को अवेलेबल हो सकता है। तो ये दो जो इश्यूज़ हैं, सेक्शन 3D और कंपल्सरी लाइसेंसिंग, तो फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं बार बार इसी इश्यूज़ को रेज़ करती हैं और वो अपनी एक्सप्रेस करती हैं प्रॉब्लम्स कि इसको जब तक आप ठीक नहीं करेंगे हम लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन पेटेंटिंग नहीं कर सकते हैं, और इंडिया को जो है बहुत ही पुअर पेटेंट रिजाइम वाला भी बोला जाता है इसीलिए। इसके अलावा जो दूसरे इश्यूज़ हैं इंडिया के अंदर वो हैं डेटा प्राइवेसी के इश्यूज़, कि इंडिया के अंदर जो है जो भी कंपनीज़ फॉरेन कंपनीज़ आती हैं वो सबमिट करती हैं पेटेंटिंग का अपना डेटा, वो जहाँ पे डेटा काफ़ी जो है ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं तब वो लीक हो जाता है। तो यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं या यहाँ की जो पूरा डेटा केयर सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है कि डेटा प्राइवेसी को रोक सके। इसके अलावा जो है इन्फोर्समेंट का इशू ये है कि इंडिया के अंदर जो इन्फोर्समेंट रजीम्स हैं वो बहुत ही वीक हैं। इन्फोर्समेंट रजीम्स वीक हैं, वो इतना मतलब इसमें जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं हैं, इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि आईपी रिलेटेड मैटर्स को जो है अच्छी तरीके से डील कर सकें। तो ये है पूरा का पूरा इशू जो कि आपका नेशनल आईपीआर के लिए है। इसके अलावा मैं बता दूं कि इसके 2016 में नेशनल आईपीआर पॉलिसी भी रिलीज़ की थी इंडिया ने, और आप जो है एक बार गूगल कीजिएगा, कहीं आपका देखिए कि क्या क्या उसके फीचर्स थे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है नेशनल आईपीआर पॉलिसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आईपीआर को लेके इतना ही था। इसके अलावा जो है दूसरा आर्टिकल है वो है आपका ये, फॉर इंडिया द बज़वर्ड नाउ इज़ अलाइनमेंट। तो इसमें भी जो है आपका मैं बता दूं कि अभी जयशंकर हैं जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने थोड़ा सा कुछ बताया है, उन्होंने कुछ बोला है, और जो बोला है वो ये है कि अब जो है टाइम आ चुका है कि हम नॉन अलाइनमेंट को जो है छोड़ दें, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट से जो है इतनी हमें सक्सेस नहीं मिलने वाली है जितनी हमें पास्ट में मिली है, और कोशिश करें मल्टीपल इंगेजमेंट्स की, मल्टीलैटरल इंगेजमेंट्स में। और ये इमीडिएटली कहा है जब प्राइम मिनिस्टर जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाने वाले थे, उससे पहले ही जो है ये स्टेटमेंट आया है। तो ये एक बड़ा इशारा दिया जा रहा है, क्योंकि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इस समिट को इम्पोर्टेंस देने का मतलब ये है कि नाम के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, क्योंकि नाम के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कुछ अलग हैं। वो ये हैं, कहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल, मिलिट्री या ऐसे यूनिट को ज्वाइन नहीं करना है। थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि नाम के प्रिंसिपल्स क्या हैं और किस तरीके से नाम काम करता था, क्या उसका रेलेवेंस है, और
इंडिया जो है आज की डेट में बहुत सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है बार बार नाम की जो विज़िट है उसको स्किप कर रहे हैं, ईयर बाय ईयर उनको ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसमें मल्टीलैटरल इंगेजमेंट्स रखी हुई है इंडिया ने। इवन जो है आपका चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे दूसरी कंट्रीज़ हों, और अभी जो है आपका इंडिया जो है ईरान के साथ फिर से टॉक्स करने वाला है, क्योंकि ईरान ने जो है कहा है कि इंडिया को प्रपोजल दिया है कि आप सस्ता इंपोर्ट करें क्रूड ऑयल हमसे, क्योंकि पहले जो है अमेरिका ने जो है डोनाल्ड ट्रम्प ने डरा दिया था इंडिया को कि वो सैंक्शंस कर देंगे अगर ईरान के साथ आपने किसी भी तरह की डील की। लेकिन करंट जो है बिडेन आए हैं, बाइडेन जो है आपका थोड़े लिबरल हैं, और उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ वो बातचीत वगैरह शुरू करेंगे, तो वहाँ से थोड़ा सा रिलीफ मिला इंडिया को, और इंडिया जो है अब इंपोर्ट करेगी काफ़ी क्रूड ऑयल वहाँ से। इसके अलावा जो है इंडिया ऑलरेडी जो है आपका रशिया से कर ही रही है, स्पेशली आफ्टर यूक्रेन रशिया वॉर, जहाँ रशिया ने ये कह दिया था कि हम जो है सस्ता ऑयल आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि उनकी इकोनॉमी जो है सस्टेन रहे। और अमेरिका के बार बार जो है थ्रेट आते रहते हैं S-400 ट्रायम्फ मिसाइल के ऊपर कि हम सैंक्शन कर देंगे अगर आप ट्रेड करते हैं रशिया के साथ। तो उधर जो है पाकिस्तान भी है, उनके साथ भी आपका बातचीत का दौर जारी है। तो इंडिया जो है बार बार बहुत सारे मल्टीलैटरल इंगेजमेंट्स कर रही है, और ऑथर यही बोल रहा है कि क्या इंडिया जो है आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को छोड़कर मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें अब कोई शक नहीं रहा है कि इंडिया जो है मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जा रही है, और एस जयशंकर का जो बयान है कि हाँ अब वक्त आ गया है हमें मल्टीलैटरल इंगेजमेंट्स के लिए, ये एक अपने आप में जो है क्लियर इंडिकेशन है कि अब इंडिया जो है क्या चाहता है। और करंट डिस्पेंसेशन जो है आपका मोदी जी का, वो तो पूरा का पूरा जो है इसी फेवर में है कि नॉन लैंड मूवमेंट को जो है आपका इग्नोर करके आगे चला जाए, और फ्यूचर में जो पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनका जो है भरपूर इस्तेमाल किया जाए। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि नाम है क्या, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। देखिए, नॉन लैंड मूवमेंट जो है आपका ये कोल्ड वॉर के वक्त फॉर्म हुई थी। कोल्ड वॉर के वक्त क्या था कि दो ब्लॉक्स बने हुए थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक ब्लॉक का लीड कर रहा था यूएस और दूसरे को कर रहा था सोवियत यूनियन। तो नॉन लैंड मूवमेंट में जवाहरलाल नेहरू जी की लीडरशिप में बहुत सारे लीडर्स जो हैं एकजुट हुए, और उन्होंने जो है आपका 1961 में कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद उन्होंने नॉन लैंड मूवमेंट बनाई, जहां उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम इन दोनों में से कोई भी एक ग्रुप को हम ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना है कोल्ड वॉर एरा में, और कोशिश ये करनी है कि वर्ल्ड के अंदर स्टेबिलिटी लेके आई जाए और पीस एंड सिक्योरिटी लेके आई जाए। बहुत सारे लोग जो है समझते हैं नाम का मतलब है कि न्यूट्रलिटी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपका इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि नाम का मतलब न्यूट्रलिटी कभी भी नहीं है। नाम का मतलब है कि अगर वर्ल्ड में कोई भी ग्लोबल इशू आता है तो वो उसके अंदर इंटरवेंशन ज़रूर करेंगे, लेकिन वो इंटरवेंशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर केवल पीसफुल मीन्स से ही किया जाएगा। नॉट न्यूट्रलिटी बट टू इंटरवेन ओनली थ्रू द पीसफुल मीन्स। शांति के माध्यम से जो है उसके अंदर इंटरवेंशन किया जाएगा, ये उनका मेजर ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा ये था कि नॉन अलाइंड कंट्रीज़ जो हैं स्ट्रगल करेंगी इम्पेरियलिज्म के अगेंस्ट में, कॉलोनियलिज्म के, रेसिज्म या किसी भी तरह का फॉरेन अगर सब्जुगेशन हो रहा है जहाँ एक कंट्री दूसरी कंट्री के जो है लैंड या टेरिटरी पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है। तो इसके अलावा आपको पता है कि जो प्रिंसिपल्स थे इसके, वो पंचशील प्रिंसिपल, जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स थे उन्हें पंचशील प्रिंसिपल्स कहा जाता है। और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में जाएं और कमेंट में जाके जो है आप ये लिखें कि पंचशील प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। इसके अलावा ये चाहते थे कि ऐसा एक इंडिपेंडेंट पाथ बने वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जहाँ ये छोटी कंट्रीज़ जो हैं ये किसी भी ग्रुप को ज्वाइन ना करें, और ये कठपुतली ना बने मेजर पावर्स की, क्योंकि अगर मेजर पावर्स के ग्रुप में ये चली गई तो वो इन्हें कठपुतली की तरह इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इनका ऑब्जेक्टिव ये भी था कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को जो है रीस्ट्रक्चर किया जाए, एक नई तरीके से इकोनॉमिक ऑर्डर बनाया जाए। ठीक है, तो यही सब था। इसके अलावा इन्होंने बहुत एग्जाम्पल के बेसिस पे बात करूँ तो अपार्थाइड के अगेंस्ट में जो है काफ़ी वॉइस रेज की। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड बहुत ज़्यादा वो था जहाँ ब्लैक वर्सेस वाइट के बीच में बहुत डिस्क्रिमिनेशन थी। इसके अलावा डिसआर्मामेंट को लेकर बात होती थी, जहाँ ये पीसफुल रेजोल्यूशन पास किया गया था कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है यूज़ नहीं किए जाएंगे और उनको कम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन जो है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स को लेकर भी बार बार मुद्दा उठाया गया, क्योंकि इसको UN सिक्योरिटी काउंसिल को हमेशा डोमिनेट करते थे US और USSR, और नाम चाहता था कि इसमें रिप्रेजेंटेशन हो
थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की भी, ताकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ज़्यादा डेमोक्रेटिक बने, ठीक है। और इंडिया की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन थी इस पूरे नाम के अंदर, क्योंकि इंडिया एक एक्टिव पार्टिसिपेंट भी था और लार्जेस्ट मेंबर भी था इसका। लेकिन बहुत सारी स्मॉल कंट्रीज़ के अंदर ये कन्फ्यूजन थी कि क्या इंडिया जो है सिंसियरली या जेन्युइनली इसको चाहता है या नहीं, क्योंकि इंडिया का जो है इंडिपेंडेंस के बाद से ही जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन था यूएसएसआर की तरफ, जिसकी वजह से बहुत सारी स्मॉल कंट्रीज़ जो है बहुत कन्फ्यूजन में थी कि यार आप वैसे तो बोलते हो कि यूएसएसआर या यूएस की तरफ ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना, लेकिन फिर भी यूएसएसआर से आपका इतना स्ट्रॉन्ग जो है कनेक्ट है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ जो है धीरे धीरे ड्रिफ्ट हो गई यूएस और यूएसएसआर की तरफ। इसके अलावा जब 1990s में जो है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद वर्ल्ड में केवल यूएस ही रह गया था जो एक पावरफुल कंट्री था। तो इंडिया ने नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आया 1991 में, और वो उस पॉलिसी के दौरान जो है कुछ रिफॉर्म्स किए गए। उस रिफॉर्म्स में अपना पूरा गोल्ड हमने जो है गिरवी रख दिया आईएमएफ के पास, और उसके बदले जो है हमने काफ़ी कुछ लोन वगैरह लिया था, और बदले में जो है हमने काफ़ी रिफॉर्म्स भी किए थे। तो ये प्रॉपर आईएमएफ का जो के अंदर ज़्यादा स्टेक जो है यूएस का ही है, तो ये माना जा रहा था कि ये यूएस के करीब जाने का एक स्टेप है, ठीक है। इसके अलावा जो है नाम अपना रेलेवेंस वैसे भी लूज़ करता रहा है कुछ ना कुछ उसके इश्यूज़ की वजह से, कि प्रॉपर उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, या फिर आप देखिए कि मोदी जी ने जो है सारी की सारी मीटिंग्स को स्किप किया है, और जो इसके मेन आपके इश्यूज़ हैं उनको भी मोदी जी एड्रेस नहीं करते। जैसे डिसआर्मामेंट, इंडिया इटसेल्फ एक न्यूक्लियर वेपन है, पावर है, और इंडिया जो है अब बात नहीं कर रहा है डिसआर्मामेंट की, ना ही वो चाहता है, ना ही वो वर्ल्ड में कोई ऐसा मैसेज दे रहा है कि जो है हमें अपने आर्म्स वगैरह जो है न्यूक्लियर वेपन्स को कट ऑफ करना चाहिए। इंडिया जो है G20 का मेंबर बन गया है आज की डेट में। इसके अलावा इंडिया जो है क्वाड का मेंबर है। इंडिया जो है आपका ये देखिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। तो ऐसी ऐसी उसमें जो है ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया जो है ज्वाइन कर चुका है, जो कि अभी के अगर कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूँ तो नॉन अलाइन मूवमेंट के प्रिंसिपल्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। जैसे I2U2 इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ब्रिक्स है जो आपका ज्वाइन किया है, और शंघाई के बारे में बता दिया जिसमें अभी मीटिंग होने वाली है। शंघाई को यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। क्वाड है जिसके ऊपर आपका आप जानते हैं कि काउंटर करने के लिए चाइना को 4 कंट्रीज़ ने मिलकर क्वाड बनाया है। तो इस तरह के कुछ इश्यूज़ हैं जिनको जो है आपका इस तरह की कुछ मल्टीलैटरल जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आपका इंडिया ने ज्वाइन करके रखा हुआ है। अब ये ऐसा करना क्यों पड़ा इंडिया को, आप ये देखिए, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं इंडिया की करंट फॉरेन पॉलिसी में। सबसे पहला है आपका कि रशिया चाइना एक्सिस, रशिया और चाइना जो है ज़्यादा क्लोजर हो रहे हैं। इनफैक्ट पहले क्या होता था कि इंडिया जो है स्ट्रॉन्गर एलाय था रशिया का, लेकिन रशिया जैसे जैसे इंडिया जो है यूएस के करीब हो रहा है, तो रशिया जो है आपका चाइना के ज़्यादा करीब होना शुरू हो गया है। तो ये एक चीज़ हो गई है। दूसरा आपका क्या है कि इंडिया ने सोचा था कि आपका सार्क कंट्रीज़ के साथ मिलकर जो है कुछ करेंगे, लेकिन धीरे धीरे सार्क में ही जो है आइसोलेट होते जा रहा है इंडिया खुद से ही, क्योंकि सार्क के ऊपर जो है इतनी मीटिंग्स नहीं हो पा रही हैं, बार बार उनके कुछ इश्यूज़ होते जा रहे हैं, जिनकी वजह से उसकी इफेक्टिवनेस जो है कम होती जा रही है। इसके अलावा जो अपने नेबर्स के साथ जो रिलेशन है, टाइज़ हैं, वो भी वीक होते जा रहे हैं इंडिया के, क्योंकि चाइना जो है एक चेक बुक डिप्लोमेसी खेल रहा है पूरी रीजन में, जहाँ श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दी है, और अब वो लोग जो है आपका एक मसीहा की तरह देखने लगे हैं चाइना को, कि ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है तो चाइना की बात करने लगते हैं या चाइना की तरफ इंक्लाइंड हैं। तो इस वजह से भी जो है इंडिया अपने आप को वीक महसूस कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपका बार बार सामने निकल के आ रही हैं। अब इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को यही करना चाहिए, क्योंकि इंडिया को ज़रूरत है इस रीजन के अंदर एमर्ज करना है अगर ग्लोबल प्लेयर बन के, तो उन्हें यूएस की भी ज़रूरत है, उन्हें जो है आपका रशिया की भी ज़रूरत है, और अपने जियोपॉलिटिकल जो एरेना है उससे थोड़ा सा आगे जाके उन्हें देखना पड़ेगा। इसलिए अभी मैंने कल आपका जो टॉपिक कवर किया था G20 का, उसमें मैंने क्लियर बताया था कि इंडिया को प्रेसिडेंसी मिल रही है G20 की, और ये एक अच्छा टाइम है जहां एक नए जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को वो कर सकते हैं, अपना एक ऐसा एजेंडा सेट करें जहां वो ये दिखाएं कि हम जो है आपका फ्यूचर की ग्लोबल पावर हैं, इसलिए हम ऐसे ऐसे इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जो है पूरा का पूरा मैं बताऊँ तो अभी जो है करंट में हमारा जो सिनेरियो है वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया है नाम से हट के मल्टीलैटरल इंगेजमेंट्स में। तो इसमें अब कोई शक ही नहीं रहा है कि मल्टीलैटरल इंगेजमेंट क्या हमने नाम को छोड़ दिया है या नहीं छोड़ दिया है। तो आप ऑब्वियसली सारे पॉइंट्स जो है लिख सकते हो। इसके अलावा मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है
कि अब हमने जो है नाम को छोड़ के जो है मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स में भले ही हम जा रहे हों, लेकिन नाम जो है अभी भी इनसिग्निफिकेंट नहीं हुआ है। लेकिन नाम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो कभी भी इररिलेवेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी को। आज अगर हमारे जो है एक ऐसा स्टैंड है हमारा कि पूरी देश में पूरी दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारी जो है अच्छी उठ बैठ है, किसी के साथ भी हमारा कोई वैसा वैर ही नहीं है, तो वो सब इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमने आज तक जो है नाम को फॉलो करते हुए आए थे। ये हमारी पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक जो है बहुत बड़ा पिलर है, और इसी की वजह से हमें एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी प्रोवाइड होती है। और अभी जो है चाहिए था कंट्री को, वो ये चाहिए था कि नाम के थ्रू जो है इंडिया असर्ट करती खुद को एक सॉफ्ट पावर, और ये दिखाती कि वो एक्टिव लीडर है, और जो जितनी भी सारी स्मॉलर कंट्रीज़ हैं उनको इंगेज करके मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर ले आती। देखिए अभी यूएस और चाइना, इन दोनों को ही जो है ना सारी स्मॉल स्मॉल कंट्रीज़ को वो इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यूएस और चाइना दोनों स्टैग्नेटेड हो गए हैं अपनी इकोनॉमी को लेके, वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए हैं। उनको जो है कंजम्पशन वाली मार्केट्स चाहिए, अंडर डेवलप्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ चाहिए। और अगर इन छोटी मोटी कंट्रीज़ का जो है जो अफ्रीका या एशिया में है, उनको अगर इंडिया जो है अपने साथ मिला लेती और ख़ुद को जो है ये दिखाती कि तुम सबकी मैं लीडर हूँ और तुम्हारे बिहाफ पे जो है सारी सारी बातों का डिस्कशन होगा, अगर ये सब हो जाता तो बहुत अच्छा होता, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने के लिए काम आता पूरा यूएस और चाइना के ऊपर भी, क्योंकि इन लोगों को अपनी इकोनॉमी चलानी है तो इन छोटी कंट्रीज़ की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन अभी क्या है, ये पूरा आइसोलेट हो गए हैं, नाम को पूरा का पूरा इग्नोर किया जा रहा है इंडियन लेवल पे, तो ये सब छोटी मोटी कंट्रीज़ भी अपने बेसिस पे जो है आपका रिलेशन बनाने में लगी हुई हैं। तो यही है आपका पूरा का पूरा आर्टिकल, ये आपको क्लैरिटी देगा कि नाम की तरफ हमें क्यों जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए, और नाम की तरफ हम कितनी आगे आ चुके हैं, और मल्टीलैटरल एंगेजमेंट से क्या क्या होने वाला है और क्या नहीं। तो यही था आज की एडिटोरियल एनालिसिस में। इसी तरह के रोज़ एडिटोरियल एनालिसिस देखने और सुनने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब